नमस्कार, आवाज समाचार देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं स्मिता रिशाल। वक्त हो गया 7 बजे की तमाम अहम और बड़ी खबरों का, जिस पर करेंगे नजर, लेकिन उससे पहले नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। ब्रिटेन की पीएम होंगी लिज ट्रस। ऋषि सुनक को हराकर कंजर्वेटिव पार्टी की नेता बनी प्रधानमंत्री मोदी ने दी लिज को बधाई। हेमंत सोरेन सरकार ने झारखंड विधानसभा में हासिल किया विश्वास मत। सीएम ने किया बीजेपी पर हमला, लोकतंत्र की हत्या का लगाया आरोप। दिल्ली में आप बनाम बीजेपी के दंगल में नया दांव, बीजेपी ने स्टिंग जारी कर केजरीवाल सरकार पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप। कहा स्टिंग मास्टर का हो गया स्टिंग। सिसोदिया का पलटवार, बोले मेरे पास भी है ऐसे स्टिंग। हफ्ते का मजबूती के साथ आगाज, मेटल रियलिटी शेयरों में खरीदारी। कंज्यूमर गुड्स बैंकिंग शेयरों में तेजी, सेंसेक्स 443, निफ्टी 126 अंक चढ़े। फेडरल बैंक की किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी, कोटक बैंक से हुई शुरुआती चर्चा। सीएनबीसी आवाज की सुपर एक्सक्लूसिव खबर के बाद इंट्राडे में 7% का उछाल फेडरल बैंक। हालांकि फेडरल बैंक ने खबरों से किया इनकार। भारी बारिश से देश की आईटी सिटी बेंगलुरु डूबा। विप्रो, मॉर्गन स्टैनली जैसे दिग्गज कंपनियों ने स्टाफ को वर्क फ्रॉम होम करने को कहा। भारतीय नौसेना के लिए बना पैसेंजर ड्रोन, बिना पायलट के भरेगा उड़ान। पुणे के एक स्टार्टअप का कमाल। मुंबई दौरे पर अमित शाह लालबाग के राजा का दर्शन किया। एकनाथ शिंदे और फडणवीस से भी मुलाकात। शिंदे ने नेटवर्क 18 के गणपति की आरती। और खबरों की शुरुआत करेंगे ब्रिटेन से, जिसको अपना नया पीएम मिल गया। लिज ट्रस ब्रिटेन की पीएम होंगी। इसी के साथ लंबे समय से चले आ रहे पीएम के रेस में आगे कौन का आज अंत हो गया और भारतीय मूल के ऋषि सुनक को इस रेस में पीछे छोड़कर लिज ट्रस ने ये बाजी मार ली। अब क्वीन एलिजाबेथ उन्हें 15वें पीएम के तौर पर शपथ दिलाएंगी। वो ब्रिटेन की तीसरी महिला पीएम होंगी। इस पर डिटेल के लिए बात करते हैं। हमारे साथ हैं संजय सूरी जी। उनसे संजय जी बताएं, ऋषि सुनक इतिहास बनाने से चूक गए, लिज ट्रस जीत गई। पूरी चुनावी जीत की कहानी क्या कुछ बयां कर रही है? तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री के पद की दौड़ लिज ट्रस जीत चुकी हैं। अब वो आएंगी यहाँ पीछे 10 डाउनिंग स्ट्रीट में, जो कि यहाँ ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का निवास है। कुछ ही देर पहले नतीजे की घोषणा हो गई। उसके अनुसार लगभग 1,40,000 वोटें पड़ी, जो कि कंजर्वेटिव पार्टी के सदस्यों ने डाली, जिनमें लिज ट्रस को लगभग 80,000 मिली और ऋषि सुनक को लगभग 60,000। तो क्लियरली ये नतीजा सामने आया है कि लिज ट्रस जीती है। लेकिन ऋषि सुनक उतना भी पीछे नहीं रहे जितना कि लोग कह रहे थे और जिस तरह की ओपिनियन पोल्स संकेत दे रही थी। तो एक अच्छी वोट मिली ऋषि सुनक को। लेकिन देखने की बात है कि प्रधानमंत्री जो है अब वो लिज ट्रस रहेंगी और ये भारत के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण एक कदम होगा, क्योंकि हमें याद रहे कि लिज ट्रस पहले ट्रेड सेक्रेटरी थी और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की जो नेगोशिएशंस थी वो उन्होंने शुरू की और उन्होंने ही उसको आरंभ किया और आगे बढ़ाया। अब प्रधानमंत्री के पद पर अवश्य है कि वो इसको और तेज़ी देने का प्रयत्न करेंगी और उन्हें ही नहीं, कंजर्वेटिव पार्टी को ही नहीं, ब्रिटेन को ज़रूरत है। इकोनॉमी का यहाँ बुरा हाल है और ब्रिटेन चाहता है कि एक भारत के साथ समझौता हो, जो कि ब्रेग्जिट में संकेत मिला था कि होगा। तो ये संकेत जो है उसको आगे एक दिशा देना और इसको एक रूप देना, ये अब कार्य, ये एक चुनौती नए प्रधानमंत्री के आगे है। और सबसे बड़ी चुनौती जो महंगाई है उस पर काबू करना, जो एनर्जी की कीमतें हैं उन पे काबू करना। और ये अगले 2 साल, अगले इलेक्शन तक लिज ट्रस के लिए बड़ा कठिन समय रहेगा। ब्रिटेन बड़े नाजुक दौर में है, इसे संभालना आसान नहीं होगा। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए आपका संजय जी। और अब आगे बढ़ेंगे और बात अब बेंगलुरु की करेंगे। बारिश से आईटी सिटी बेंगलुरु का हाल बेहाल है। रविवार की रात हुई मूसलाधार बारिश से बेंगलुरु में बाढ़ जैसी स्थिति बन गई। शहर के कई इलाके जलमग्न हो गए। रिंग रोड सहित सभी प्रमुख सड़कों पर जलभराव से वाहन नहीं चल पा रहे हैं। शहर के अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर भी पानी भर गया है, तो वहीं मुख्य मार्ग पर जलभराव से भीषण ट्रैफिक जैम से भी लोगों को परेशानी हो रही है। स्पाइस गार्डन से व्हाइटफील्ड एरिया तक लंबा ट्रैफिक जाम लगा हुआ है। तो वहीं मौसम विभाग ने कर्नाटक में अगले
3 दिनों के दौरान भारी बारिश होने का अनुमान लगाया है। ये तस्वीरें हम आपको अलग अलग इलाकों की दिखा रहे हैं, जिसको देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से फिलहाल बारिश की वजह से बेंगलुरु यानी कि सिलिकॉन सिटी का हाल जो है वो किस तरीके से बेहाल इस वक्त हुआ है। और हमारे संवाददाता हरीश उपाध्याय ने हालात का जायजा लिया और साथ ही साथ वहां के लोगों से ये पूछा भी कि किस तरीके की दिक्कतें उनको इस वक्त वहां हो रही हैं। बेंगलुरु में जोरदार बारिश के चलते काफ़ी जगहों पर बाढ़ की परिस्थिति आ गई है। बेंगलुरु के काफ़ी सारे इलाकों में जैसे कि महादेवपुरा, बोम्मनहल्ली, सरजापुर रोड, ऐसे इलाकों में वाटर लॉगिंग की कंप्लेंट्स है। आप देख सकते हैं हम अभी विप्रो ऑफिस के सामने हैं। ये विप्रो कैंपस की पूरा अप्रोच रोड बाढ़ में डूबा हुआ है। ऐसे ही नज़र आपको देखने को मिलता है काफ़ी जगहों पर, स्पेशली आउटर रिंग रोड, सरजापुरा और व्हाइटफील्ड में वाटर लॉगिंग के चलते हुए ट्रैफिक भी बहुत बढ़ गया है। आप देख सकते हैं ट्रैफिक सिग्नल्स, ट्रैफिक जैम 3 से 4 किलोमीटर एक्सटेंड हो रहा है इधर, और काफ़ी जगहों पर ऑफिस गोर्स को काफ़ी तकलीफ हो रहा है। बेंगलुरु सिटी में वेडनेसडे तक येलो अलर्ट घोषित किया गया है और सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का ये दावा है कि वो ड्रेन्स को क्लियर करेंगे और ऐसे बाढ़ या वाटर लॉगिंग फिर से ना हो, इसके लिए ज़रूरी स्टेप्स लेंगे। जी हाँ, तो सिलिकॉन वैली कुछ इस तरीके से बारिश के पानी में डूब गई है और आइए आपको बताते हैं कि बारिश से परेशान लोगों का क्या कुछ कहना है। See, this is very unfortunate. Like we are living the city, like the Bengaluru, which is a hub of the IT, and we are IT people, and every day we are stuck in the jam, like almost an hour or 2 hours. Construction of metro only the major issue it is. Everywhere it is blockage. That is what the problem it is. They have to be concerned, sir, regarding this. Local people are getting affected like anything. Nothing to talk about it. Just stranded. That's it. Everything is stuck up, and nothing to talk about it. I think when this kind of things become a natural phenomena and it becomes everyday phenomena, all right? I mean, this is not today it's happening. I think it happened last week as well. I thought that it won't be this much of drainage, but I never thought that in Bangalore this much of drainage I had to face. और अब बात करेंगे एक ऐसे ड्रोन की जिसमें इंसान बैठकर उड़ सकता है। महाराष्ट्र के पुणे में एक कंपनी ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है जिसमें इंसान भी उड़ सकता है। 190 किलो और 16 पंखों वाले इस ड्रोन का नाम रखा गया है वरुणा। इस ड्रोन को पुणे की कंपनी सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है। ये ड्रोन को डिफेंस में सबसे पहले इसे इस्तेमाल किया जाएगा, इसलिए इस ड्रोन का ट्रायल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने भी हुआ। क्या है वरुणा ड्रोन की खासियत, ये बता रहे हैं हमारे सहयोगी विवेक गुप्ता। देखिए, जिस तरीके से बड़ा सा ड्रोन है उसे सागर डिफेंस इंजीनियरिंग ने बनाया है और ये हिंदुस्तान का पहला ड्रोन है जिसमें इंसान बैठकर फ्लाई कर सकता है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही सुना और सही देख भी रहे हैं कि इस बड़े ड्रोन में इंसान आराम से बैठकर फ्लाई कर सकता है। ये कोई हेलीकॉप्टर या कोई छोटा फ्लाइंग हेलीकॉप्टर नहीं है, बल्कि एक ड्रोन है। बाकायदा इसमें जो पंखे जो ड्रोन में लगे रहते हैं रॉयटर्स को बोलते हुए लगे हुए हैं। हालांकि थोड़े बड़े बड़े पंखे हैं ताकि ये सेफ्टी प्रिकॉशंस के तहत कुछ भी उसमें हादसा ना हो। ह्यूमन फ्लाइंग ड्रोन किस तरह से लोगों के लिए एक वरदान साबित हो सकता है, खासकर अभी मैंने आपको शुरू से बताया, खासकर एवैक्यूएशन प्रोसेस जो हादसा हो जाता है, कोई बड़ी घटना हो जाती है, वहाँ पर इंसान आसानी से या जल्दी में नहीं पहुँच पाता, वहाँ के लिए इस ड्रोन को बनाया गया है। 500 मीटर तक ये ऊंचाई उड़ सकता है, आधे घंटे तक फ्लाई कर सकता है। यानी कि आप समझिए कि कोई आदमी अगर एयर एम्बुलेंस में जा रहा है या फिर एम्बुलेंस जो सड़क पर है उसे एक जगह से दूसरी जगह पहुंचने में घंटों लगते हैं, उसमें इस फ्लाइंग ड्रोन में जिसमें ह्यूमन बीन है किसी पेशेंट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में कुछ मिनट लगेंगे। तो ये एक तरीके का फ्यूचर मशीन है। स्टार्टिंग में ये सिर्फ डिफेंस को दिया जाएगा, डिफेंस के बाद जब प्राइवेट कंपनीज या प्राइवेट लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे तो वो भी इस तरीके के ड्रोन खरीद सकते हैं जिसमें इंसान आराम से फ्लाई कर सकते हैं। तो वहीं ड्रोन सेक्टर में अनुमान से ज्यादा तेज ग्रोथ देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि सरकार ड्रोन PIL स्कीम के आवंटन में बढ़ोतरी कर सकती है। आवंटन कितना बढ़ सकता है, सरकार की क्या योजना है, इसको लेकर संवाददाता रोहन सिंह ने ड्रोन सेक्रेटरी अंबर दुबे से एक्सक्लूसिव बातचीत की। PLI स्कीम की अगर हम खासतौर पर बात करें तो हमारा प्रोजेक्शन उसमें भी हमने बढ़ाया होगा।
जी बिल्कुल, और हम लोग के लिए तो वाकई में अब थोड़ी परेशानी भी बढ़ गई है, बट ये अच्छी, कहते हैं ना दाग अच्छे हैं तो ये वो परेशानी अच्छी है। और जैसे इस साल जो करंट ईयर है हमारा 22-23, इसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 400 करोड़, बट जो इंडस्ट्री से हमें हिंट मिल रहा है ये 400 की जगह 700 करोड़ इस साल हो जाएगा। और अगले साल का हमने 900 करोड़ का प्रोजेक्शन दिया था कैबिनेट को, वो कह रहे हैं कि वो 1500 हो सकता है। तो आप ये देख लीजिए कि ऑलमोस्ट 60-70% एक्स्ट्रा प्रोडक्शन हो रहा है, इतनी ज़्यादा डिमांड मार्केट से आ रही है और प्रोड्यूस हो रहा है। और ये सब सिर्फ आंकड़े नहीं है, ये जीएसटी इनवॉइस बेस्ड हैं। तो ये जो एक्चुअली बन के बिक रहे हैं उसकी मैं बात कर रही हूँ, सिर्फ बन के जो फैक्ट्री में पड़े हुए वो वाले नहीं है, ये रियल सेल बैक्ड बाय जीएसटी इनवॉइसेस है, तो ये रियल सेल है। तो आने वाले दिनों में अगर इंडस्ट्री को ज़रूरत पड़ी तो आप जो उन्हें मदद दे रहे हैं उसको बढ़ाने पर भी कोई विचार किया जा सकता है? जी बिल्कुल, इसमें देखिए कोई वादा तो आई एम नॉट ऑथराइज कि मैं कोई वादा ऐसे कर सकूं सरकार की तरफ से, बट जो हमें आश्वासन ये दिया गया है कि अगर इंडस्ट्री अच्छा परफॉर्म करेगी तो सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये तो हमारी खुशी की बात है कि जो हमने थोड़ा सा सीड मनी एक इंसेंटिव की तरह हम दे रहे थे, वैसे तो असली काम तो युवा स्टार्टअप्स यानी मेहनत और अपनी लगन और ईमानदारी और नेवर से डाई वाली स्पिरिट में कर रहे हैं ना, तो हमारा रोल तो सिर्फ बस उनको इंसेंटिवाइज करना था। तो ये इंसेंटिव जाएगा, बिल्कुल मिलेगा उनको, और अगर वो ज़्यादा सेल करेंगे तो हमारी जीएसटी अर्निंग भी तो बढ़ रही है ना। तो मानी बात है कि हमारी तरफ से कोशिश रहेगी कि इंसेंटिव भी प्रोडक्शन के साथ साथ हमारा इंसेंटिव भी बढ़े। और अब बात दिल्ली की, जहां पर नई आबकारी नीति में कथित घोटाले को लेकर बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच घमासान बढ़ता जा रहा है। इसी सिलसिले में आज बीजेपी ने एक स्टिंग वीडियो जारी करके आम आदमी पार्टी पर बड़े घोटाले का आरोप लगाया। इस स्टिंग वीडियो के जरिए बीजेपी ने दावा किया कि सीबीआई की तरफ से दर्ज किए गए केस में आरोपी नंबर 13 सनी मारवा के पिता कुलविंदर मारवा ने खुफिया कैमरे पर आप सरकार की ओर से कमीशन लिए जाने की बात कही है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने स्टिंग ऑपरेशन जारी करते हुए कहा कि स्टिंग मास्टर का स्टिंग हो गया। एक एक व्यक्ति से पहले मालूम पड़ा कि 60-60 करोड़, जैसे इनसे मारवा साहब से 60 करोड़ रुपए लिया होगा अपने व्यक्तिगत कमीशन के लिए। तो मारवा साहब कहते हैं कुछ कुछ लोगों से तो 150-150 करोड़ ले लिया है, और ये जो हैं ये सरकारी खाते में नहीं जा रहे थे, मतलब ये मनीष सिसोदिया के खाते में जा रहे थे, जिसको हम तब से मोटा माल कह रहे थे। मोटा माल 60 करोड़ का किसी से, मोटा माल 150 करोड़ का किसी से। आप सोच के देखिए किस कदर लूट और घपला दलाली मची हुई थी। तो वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने बीजेपी के स्टिंग ऑपरेशन का जवाब दिया। सिसोदिया ने कहा कि उन्हें फंसाने की साजिश रची गई है और उनके पास भी इस तरीके के स्टिंग हैं। भारतीय जनता पार्टी काफी दिन से चिल्ला रही है घपला हो गया, घपला हो गया, कभी 1300 करोड़, कभी 8000 करोड़, कभी 500 करोड़, कभी 144 करोड़, कभी 30 करोड़। फिर सीबीआई से इन्होंने एफआईआर कराई तो सीबीआई ने भी ढूंढ ढांड के दूर से कहीं से स्ट्रेच करके दो कंपनियों के बीच की किसी वाइट डीलिंग को जबरदस्ती मेरे ऊपर थोपने की कोशिश, उसके बेस पे मेरे घर पे रेड डलवा दी। घर पे कुछ नहीं मिला। अब जब सीबीआई से एक तरह से क्लीन चिट मिल गई कि जी इनके पास तो कुछ नहीं मिल रहा, तो अब बीजेपी कह रही है जी देखो सीबीआई नहीं ढूंढ पाई, अब हम स्टिंग करके देंगे। फिर वो कोई सड़क पे चौराहे पे खड़े होकर किसी को गाड़ी पे बिठा के कुछ कहते हैं, उसके कोई सवाल जवाब करते हैं, वो स्टिंग है, मजाक है। तो ऐसे स्टिंग मेरे पास भी है, मैं भी दे दूंगा कल बहुत सारे, फिर आप उसको भी चलाना। और अब बात करेंगे झारखंड की, जहां के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने आज विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया। सोरेन को 81 सदस्यों वाली विधानसभा में 48 वोट मिले। पिछले कई हफ्तों से हेमंत सोरेन की सदस्यता पर तलवार लटक रही है। ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के मामले में चुनाव आयोग की सिफारिश गवर्नर के पास पड़ी हुई है। इस बीच विश्वास मत के बहाने हेमंत सोरेन में बीजेपी पर जमकर अपनी भड़ास निकाली। सोरेन ने कहा कि बीजेपी सत्ता के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। सांप्रदायिक फैलाकर बीजेपी देश में गृह युद्ध कराना चाहती है। बीजेपी ने आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर देश के झंडे को भी बेच दिया। सोरेन के भाषण के दौरान बीजेपी विधायकों ने सदन में हंगामा किया। बीजेपी ने सोरेन पर लोगों का ध्यान भटकाने के लिए लोक लुभावन ऐलान करने का आरोप भी लगाया। तो वहीं सोरेन ने कहा कि राज्य में जब तक यूपीए की सरकार है, बीजेपी अपने मंसूबों में कामयाब नहीं होगी। आपको याद होगा कि अरुणाचल या मेघालय के दो राज्य के पुलिस आपस में लोगों ने खूनी संघर्ष कर दिया। आज ये ऐसी स्थिति पैदा करना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय, ये देश दूसरे देश से क्या लड़ेगा,
ये तो राज में ही राज्यों को लड़ाने में लगा हुआ है अध्यक्ष महोदय, और ये गृह युद्ध की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और दंगा करके फिर से ये चुनाव जीतना चाहते हैं अध्यक्ष महोदय। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष को एकजुट करने के लिए नीतीश कुमार 3 दिन तक दिल्ली के दौरे पर हैं। कुछ देर पहले नीतीश ने राहुल से मुलाकात की। नीतीश कुमार एनसीपी के अध्यक्ष शरद पवार और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से भी मिल सकते हैं। लेफ्ट पार्टियों के नेताओं से भी उनकी मुलाकात हो सकती है। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक प्रकाश चौटाला से भी उनकी मुलाकात की खबरें हैं। दिल्ली दौरे से पहले नीतीश कुमार ने रविवार को पटना में कहा था कि सभी विपक्षी पार्टी को एक हो जाना चाहिए, एक साथ मिलकर चुनाव लड़े तो भारी सफलता हाथ लगेगी। अब जो हम लोग साथ हैं वहां, उसी तरह से अगर अधिक से अधिक सब विपक्ष के लोग अगर साथ हो जाएंगे तो एक बहुत अच्छा माहौल होगा। इतना है जरूर कि इसका फायदा आज जो विपक्ष में है उनको होने वाला है और बहुत अच्छा होगा, और देश के लिए भी बहुत अच्छा होगा। तो एकजुट होंगे तो आपस में विमर्श करके जो भी चुनाव करेंगे। आपको प्रधानमंत्री नहीं, हम नहीं, वो एकदम वो ऐसे ही बोलते रहता है कोई जिसको बोलना, लेकिन मेरी कोई इच्छा नहीं है। और 2024 में क्या एक साथ आ पाएंगी विपक्षी पार्टियां? क्या मोदी को टक्कर देने के लिए विपक्षी पार्टियों के पास है कोई प्लान? आज आवाज अड्डा में इसी पर करेंगे बड़ी चर्चा शाम 7:57 पर। और अब बात मार्केट की। कारोबारी हफ्ते का आगाज तेजी के साथ आज हुआ। बाजार दिन के ऊपरी स्तर पर बंद हुआ। सेंसेक्स 443 पॉइंट चढ़कर 59,246 पर और निफ्टी 126 पॉइंट चढ़कर 17,666 पर बंद हुआ। आज के बाजार में तेल गैस को छोड़कर बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स तेजी में रहे। सबसे ज्यादा हमने देखा मेटल, रियलिटी और बैंकिंग शेयरों में आज तेजी दिखी। इसके अलावा कंज्यूमर गुड्स, फार्मा और आईटी में भी खरीदारी देखने को मिली। और ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। और अब बात फेडरल बैंक की, जिसमें आज जोरदार एक्शन रहा। दरअसल सूत्रों के मुताबिक फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर की तैयारी में है। इस खबर पर ज्यादा डिटेल के लिए हमारे साथ है यतिन मोता। यतिन, बताएं क्या कुछ डिटेल्स हैं इस वक्त आपके पास? देखिए, सूत्रों के हवाले से ये जानकारी आ रही है कि फेडरल बैंक किसी बड़े बैंक के साथ मर्जर के प्लान्स डिस्कस कर रही है। ऑब्वियसली सूत्र हमको ये भी जानकारी दे रहे हैं कि पिछले हफ्ते उनकी बैठक जो है कोटक बैंक के ऑफिशियल्स के साथ हुई और शायद उनका प्रेफरेंस ये है कि कोटक बैंक के साथ कोई मर्जर डील आगे चलते मटेरियलाइज हो सके। ऑब्वियसली ये जो पूरी की पूरी टॉक्स हैं वो प्रिलिमिनरी स्टेज में है, यानी बहुत ही नेसेंट इनिशियल फेज में है। तो ये कहना मुश्किल होगा कि किस हिसाब से M&A ट्रांजैक्शन फुलफिल होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन अगर आप फेडरल बैंक की बात करें तो ये साउथ बेस्ड बैंक है, जहां केरला में इनका सबसे बड़ा प्रेजेंस है और लगभग 1600-1700 ब्रांचेज ये ऑपरेट करते हैं अक्रॉस द कंट्री, खास करके साउथ इंडिया में। तो ऑब्वियसली जब जो कोटक बैंक जैसा कोई बड़ा बैंक इसको अक्वायर करे या M&A करे तो उनका जो है एक्सपोजर साउथ मार्केट्स की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे सकता है। ऑब्वियसली कोटक की अगर हम बात करें तो इन्होंने थोड़े दिनों पहले एक MFI कंपनी का अधिग्रहण किया था माइक्रो फाइनेंस में, जो साउथ बेस्ड थी, और 2014 में ING वैसे बैंक का भी इन्होंने अधिग्रहण किया था जो साउथ बेस्ड ही थी। तो कहीं ना कहीं कोटक बैंक को अपना साउथ बेस्ड एक्सपोजर बढ़ाना है और इसके लिए शायद फेडरल बैंक जैसी टारगेट कंपनीज यहाँ देखने को मिल सकती हैं, पॉसिबली M&A की दिशा से। और अगर हम स्टेटमेंट्स की बात करें तो फेडरल बैंक ने ये स्टोरी को स्पेकुलेटिव कहा है। किसी प्रकार की जानकारी मर्जर को लेके कोई बड़े बैंक के साथ उनके पास नहीं है, ऐसा उन्होंने एक स्टेटमेंट स्टॉक एक्सचेंजेस को दिया। ऑब्वियसली कोटक ने किसी भी प्रकार की टिप्पणी हमको इस स्टोरी पे नहीं दी। बहुत शुक्रिया तमाम डिटेल्स के लिए यतिन आपका। और अब बात भारतीय गेंदबाज अर्शदीप सिंह की, जिनके मामले में गलत जानकारी पर सरकार ने विकिपीडिया को तलब किया है। केंद्र सरकार ने 2 टूक कहा कि किसी भी कीमत पर भारत में काम कर रहे किसी इंटरमीडियरी कंपनी को फेक न्यूज या गलत जानकारी फैलाने नहीं दिया जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने ट्वीट करके इस बारे में जानकारी दी। दरअसल विकिपीडिया के पेज पर खिलाड़ी अर्शदीप के बारे में कुछ गलत जानकारियां दी गई थी और उन्हें खालिस्तानी बताया गया था। और केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का एक हिस्सा बनकर तैयार हो गया है। जल्द ही इसका उद्घाटन होने वाला है, लेकिन इससे पहले इस हिस्से की कुछ तस्वीरें मीडिया में सामने आई। तस्वीरों में यहाँ का तैयार फव्वारा और लॉन बेहद
आकर्षक दिख रहा है। उद्घाटन के बाद आम लोगों के लिए ये खोल दिया जाएगा, आम लोग भी यहां पर जा सकेंगे। फिलहाल बाकी हिस्सों का काम तेजी से चल रहा है और इस साल के अंत तक इसके पूरी तरीके से बन जाने की संभावना जताई जा रही है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का निर्माण केंद्रीय लोक निर्माण विभाग ने फरवरी 2021 में शुरू किया था। और अब बात मंगल मूर्ति की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज मुंबई के दौरे पर हैं। उन्होंने सबसे पहले फिल्म प्रोड्यूसर रोहित शेट्टी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने लाल बाग के राजा के दर्शन किए। इस दौरान उनके साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अमित शाह ने अपनी पत्नी के साथ विधि विधान से गणपति की पूजा की। फिर उन्होंने बीजेपी के नेताओं के साथ बीएमसी चुनाव की तैयारियों पर चर्चा की। अमित शाह देवेंद्र फडणवीस और एकनाथ शिंदे के घर भी गणपति के दर्शन करने के लिए गए। अमित शाह ने कहा कि एकनाथ शिंदे ग्रुप ही असली शिवसेना है। तो वहीं लालबाग में हस्तियों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। फिल्मी सितारे भी बप्पा के दरबार में पहुंच रहे हैं। हाल ही में लालबाग के राजा के दर्शन के लिए अनुपम खेर, अमिताभ शेट्टी, तमन्ना भाटिया, मधुर भंडाकर सहित बॉलीवुड की हस्तियां पहुंची। इधर एमएनएस चीफ राज ठाकरे भी लालबाग पहुंचे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आज मुंबई में नेटवर्क 18 के ऑफिस में विराजमान गणनायक के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने खुद अष्टविनायक की आरती की और उनका आशीर्वाद लिया। जय देव रत्नाखचित परा तुझ गौरी कुमरा, चंदनाची उटी कुमकुम केशरा, हिरे जडित मुकुट शोभतो बरा, ऋणसिनुतीनु पुरे चरणी घागरिया। जय देव जय मंगल मूर्ती हो श्री मंगल मूर्ती, दर्शन मात्रे मान कामना पूर्ती। जय देव लंबोदर पीतांबर फणिवर वंदना, सरळ सोंड वक्र तुंड त्रिनयना, दास रामाचा वाटपा हे सजना, संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव और आज 5 सितंबर है यानी कि शिक्षक दिवस। इसके मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज 45 शिक्षकों को नेशनल अवार्ड दिए। देश के अलग अलग हिस्सों से चुने गए इन शिक्षकों को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सम्मानित किया गया। हर साल 5 सितंबर को शिक्षकों को उनकी खास पहल और योगदान के लिए सम्मानित किया जाता है। इस साल सम्मानित शिक्षकों में स्कूल को पर्यावरण फ्रेंडली बनाने वाले, अपने छात्रों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने वाले, पढ़ाई को मनोरंजन और साथ ही आसान बनाने वाले शिक्षक इसमें शामिल हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने शिक्षकों से बात की। करके गए थे 250 साल तक, उनको पीछे छोड़ करके हम दुनिया की इकोनॉमी में आगे निकल गए। छह नंबर से 5 नंबर पर आने का जो आनंद होता है उससे ज्यादा आनंद इसमें हुआ। क्यों? 6 से 5 होते तो होता थोड़ा आनंद, लेकिन ये 5 स्पेशल है क्योंकि हमने उनको पीछे छोड़ा है। हमारे दिमाग में वो भाव बढ़ा है, वो तिरंगे वाला 15 अगस्त का। 15 अगस्त के तिरंगे का जो आंदोलन था उसके प्रकाश में ये 5वां नंबर आया है और इसलिए उसके अंदर वो जिद भर गई है कि देखा मेरा तिरंगा और फहरा रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए आप बने रहें CNBC आवाज के साथ। नमस्कार।